वर्टिकल सर्किल का एक क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। बाकी से कुछ क्वेश्चन ग्रेविटेशन के साथ भी मर्ज होकर आते हैं, वो भी अलग है, उनको भी फिर देखेंगे। अच्छा, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन स्टार्ट फ्रॉम हियर विच इज अक्टूबर नवंबर 7। काफी पुराना क्वेश्चन है बट अ वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, व्हाट इज मेंट बाय अ रेडियन? अच्छा, रेडियन क्या है? यूनिट है, सर एंगुलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हमें एक फॉर्मूला देखना पड़ेगा, वो होता है एस इज इक्वल टू आर थीटा। सो थीटा मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? थीटा मस्ट बी इक्वल टू एस अपॉन आर। तो 1 रेडियन आंसर कब आएगा? 1 रेडियन आंसर जब आएगा जब एस और आर इक्वल होंगे, यानी एस और आर सेम होंगे, एस एस दोनों एक सेम होंगे, तो आपके पास आंसर आएगा 1 रेडियन। ठीक है, तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे? व्हेन द व्हेन द आप चाहें तो उसको लिख भी लें अपने पास, क्योंकि मैं नोट्स में शायद ये नहीं लिखी मैंने, बस आप इसको जहन में भी रख सकते हैं या लिख लिएगा। व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्किल is equal to the linear displacement in that case angular displacement is said to be 1 रेडियन। यानी कि आप 1 रेडियन बता दें तो वही रेडियन की डेफिनेशन है। ठीक है, 1 रेडियन अगर आपने समझा दिया है तो बस वो जो 1 रेडियन आपने समझाया है वही रेडियन की डेफिनेशन है, एक्चुअल डेफिनेशन वही है उसकी। अच्छा, अब देखें इसमें हो क्या रहा है। जैसे मेरे पास सर्किल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, वो सपोज यहाँ चला जाता है इधर बी पोजीशन पे। तो ये जो एस है और ये आर है, अगर ये बराबर होते हैं ना, एस और आर, इफ दे बोथ आर सेम, एस और आर अगर दोनों बराबर हो जाते हैं, तो उस वक्त जो यहाँ पे थीटा फॉर्म हो रहा है ना, वो 1 रेडियन के बराबर है। उस वक्त जो थीटा है वो 1 रेडियन के बराबर है। अच्छा, आप लोगों की नॉलेज के लिए एक चीज अर्ज कर दूं, हमें ये पता है कि 2 पाई रेडियन 180 डिग्रीज के बराबर होता है। तो 1 रेडियन जो है वो बराबर होगा किसके? 1 रेडियन बराबर होगा 180 डिवाइडेड बाय 2 पाई के। तो आप करिएगा जरा, 180 डिवाइड बाय 2 पाई, आई थिंक इसका 56 पॉइंट समथिंग आता है, 57 डिग्रीज। तो आपका जो 1 रेडियन है ना, वो 57 डिग्रीज के बराबर होता है। ये एक ऐसी नॉलेज है, आप बस ध्यान में रखिएगा इसको। अच्छा, वाई 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन इज इक्वल टू एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 पाई रेडियंस। ये कह रहे हैं कि एंगुलर मतलब 1 रेवोल्यूशन जो है वो इज इक्वल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 पाई रेडियंस। तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन इसके बराबर क्यों होती है, ये हमें इसमें एक्सप्लेन करना है, बताना है, उसको एक्सप्लेन आउट करना है। तो 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन इज इक्वल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 पाई रेडियंस। तो आप इसके अंदर कह सकते हैं कि 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन 360 डिग्रीज के इक्वल होता है, और 360 डिग्रीज जो है वो 2 पाई रेडियंस के बराबर है हमारे पास। ये उसमें कह सकते हैं हम लोग। तो या ऐसे भी कह सकते हैं कि S इज इक्वल्स टू आर थीटा होता है ना। ठीक है, तो पूरे सर्किल के लिए जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो होता है 2 पाई आर। मतलब अगर पूरा सर्किल घूमेगा तो वो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल के इक्वल होगा ना। तो आपने इधर 2 पाई आर रखा और ये आर थीटा रख दिया, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर आ जाएगा 2 पाई रेडियंस के। तो हम ये भी कह सकते हैं कि फॉर 1 रेवोल्यूशन लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल। सो इफ वी इक्वेट इन दिस इक्वेशन देन थीटा बिकम्स 2 पाई रेडियंस। तो ये हम इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं एक लाइन के अंदर। अच्छा, मेरा इंटरेस्ट इसके अंदर है, दिस इज द एक्चुअल थिंग जिसके अंदर मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। अच्छा भाई, कैलकुलेटर पकड़ के बैठ जाए यार, कैलकुलेटर होना चाहिए क्योंकि मुझे बार बार पूछना ना पड़े, आप आंसर्स आप लोगों ने निकाल के मुझे देने हैं। ठीक है, अच्छा, इलास्टिक कॉर्ड हैज एन अनएक्सटेंडेड लेंथ ऑफ 13 सेंटीमीटर, यानी कि ये एल नॉट है, एंड वन एंड ऑफ द कॉर्ड इज अटैच टू द फिक्स पॉइंट सी, यानी कि सी पॉइंट फिक्स है, और उसके साथ 5 न्यूटन का लोड लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, लोड का मतलब है वेट।
तो वेट बराबर होता है एम जी के, तो एम बराबर होगा डब्ल्यू अपॉन जी के। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है मास निकालने, ये सारी चीजें आगे काम आएंगी, अभी से हम लोग अपना काम शुरू कर देते हैं इसमें। तो अभी बोला नहीं है, क्वेश्चन शुरू नहीं हुआ, बस मेरे एक वो मुझे पता है आगे सब जरूरत पड़ना है, तो हम पहले ही गैदर कर रहे हैं। तो आप 5 को 9.81 से डिवाइड करते हैं, बताइएगा मास कितना है। अच्छा सा आंसर बताइएगा, बड़ा सा। 0.5096, तो 0.51 हो जाएगा ये, यानी मास कितना है 0.51 kg। ये मुझे क्वेश्चन ने कहा नहीं है, मगर अभी मुझे पता है कि आगे जाके सब कुछ जरूरत पड़ने वाली है। अच्छा, जब हमने इस धागे के साथ 5 न्यूटन का लोड हैंग किया, तो कॉर्ड की लेंथ बन गई आपके पास कितनी, 14.8। तो ये हो गई आपकी एल एक्सटेंडेड लेंथ, एल ई कह देते हैं इसको, ठीक है ना। तो एक्सटेंशन कितना आया वो भी निकाल लें। एक्सटेंशन आ गया कितना, 14.8 सब्ट्रैक्टेड विद द 13, तो आपका एक्सटेंशन इज गोइंग टू बिकम 1.4 सेंटीमीटर, या इसको हम मीटर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.014 मीटर। शायद मैंने सही लिखा है, हाँ ठीक है, ठीक है जी, एक्सटेंशन आ गया। अच्छा, अब आपको मैं कह रहा हूं, देखें मैं आपको ये कह रहा हूं कि इलास्टिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द इलास्टिक फोर्स, ये हमने ओल एएस में पढ़ा था डिफॉर्मेशन के चैप्टर में। तो वो फॉर्मूला होता है F इजिकल टू के ई, ये इलास्टिक फोर्स का फॉर्मूला है। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट में, स्ट्रिंग में या किसी में स्ट्रेचिंग आती है, एक्सटेंशन या कंप्रेशन आती है, तो उसमें ये फोर्स एक्ट करती है, और ये एफ का मतलब इसमें वेट होता है। तो आप वेट इज इक्वल टू के ई भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा 1.8 आ रहा है, सही कह रहे हैं भाई, 1.8 आ रहा है इसका, ये सेंटीमीटर में ना, ठीक है, और ये हो जाएगा 0.018 मीटर, ठीक है। अच्छा, अब मैं ई भी निकाल लेता हूँ ना, और सॉरी ई कह रहा हूँ, के भी निकाल लेता हूँ। अब आप बोलेंगे सर ना के बोला है ना मास बोला है, आप निकाल क्यों रहे हैं, आगे जरूरत है, आगे सब चीजों की जरूरत पड़ेगी हमें, ये क्वेश्चन लंबा चलेगा, आगे हर चीज की जरूरत है हमें। तो हमने के भी निकालना है, तो के बराबर है वेट अपॉन एक्सटेंशन के। तो आपने वेट की जगह रखा 5, एक्सटेंशन की जगह रखें 0.018 यानी मीटर में। तो के की वैल्यू भी बता दें कितनी आ रही है जी। तस्वीर आप भी निकालिएगा, माविश निकालें जरा, कैलकुलेटर लेके बैठे ताकि रिकन्फर्म हो जाए आंसर्स ना अभी। टू 277.8, ठीक है। तो के की वैल्यू हम 278 ले लेते हैं, 278 न्यूटन पर मीटर। अच्छा, ये वैल्यूज ना कहीं लिख लें अपने पास, मास की वैल्यू मैंने लिखी है 0.51 kg, और के की वैल्यू 278 न्यूटन पर मीटर, एक्सटेंशन है 0.018, ये सारी चीजें हमने जमा कर ली है। अच्छा, अभी तक ना इन्होंने इसको धागे, अभी तक ऑब्जेक्ट को घुमाया नहीं है, नो सर्कुलर मोशन। अभी तक इन्होंने इस डायग्राम तक, आप यकीन करें, नो सर्कुलर मोशन, कोई सर्कुलर मोशन परफॉर्म ही नहीं की इन्होंने अभी तक ना। अच्छा, फिर क्या किया, फिर देखें क्या कर रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं द कॉर्ड एंड द मास आर नाउ मेड टू रोटेट एट कांस्टेंट एंगुलर स्पीड इन अ वर्टिकल प्लेन अबाउट पॉइंट सी, and when the chord is vertical and above C, its length in the unextended length is going to be 13.0 as shown in figure 1.2। यानी कि ये आपका जो, जब स्ट्रिंग है वो इस तरीके से घूम रहा है, ये देखें इस तरीके से घूम रहा है, तो ये जो स्ट्रिंग का टॉप पॉइंट है ना, यहाँ पे आपके पास ये जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, जो कि रेडियस के बराबर है, जो कि रेडियस के बराबर है, वो 13.0 है, ठीक है जी, वो 13.0 आ रहा है। अच्छा, अब आपने क्या करना है इधर, अब आपने इधर क्या करना है, बहुत गौर से अगर आप इस चीज को देखें, बहुत ही ज्यादा गौर से, तो यहाँ पे आपने पहली चीज ये कह रहा है कि आप इसकी एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करें। तो इस वक्त कॉर्ड में कौन कौन सी फोर्सेज ऐड कर रही है, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर कौन कौन सी फोर्सेज हैं, मैंने लास्ट टाइम बताया था ना आप लोगों को।
Which forces are acting towards the center of the circle? टेंशन एंड वेट। अच्छा, एक बात बताएं बेटा, मैंने आपको बताया था टेंशन बराबर होता है के ई के। इसमें तो एक्सटेंशन है ही नहीं ना इस वक्त, यानी कि जो इसकी ओरिजिनल लेंथ है ना स्ट्रिंग की 13 वो ही आ रही है, तो इसका मतलब इसमें एक्सटेंशन इस वक्त 0 है। तो टेंशन इज नॉट एक्टिंग अलोंग द कॉर्ड, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्ट कर रहा है इसका वेट, सिर्फ वेट एक्ट कर रहा है और कुछ भी एक्ट नहीं कर रहा। देखिए बेटा, सिर्फ वेट एक्ट कर रहा है एंड नथिंग एल्स इज एक्टिंग। लाइबा मैंने एक क्वेश्चन स्टार्ट किया हुआ है सर्कुलर मोशन का, इसका सिर्फ वेट एक्ट कर रहा है और कुछ भी एक्ट नहीं कर रहा है इस वक्त। ठीक है। अच्छा, तो हम ये कह सकते हैं कि W इज इक्वल टू एफ सी, हम ये कह सकते हैं कि W इज इक्वल टू एफ सी। अच्छा, वेट हमें वैसे ही पता है और एफ सी को हम रिप्लेस कर सकते हैं, जिस वक्त मेरा दिमाग घूमेगा मैं एफ सी को रिप्लेस कर सकता हूं MR ओमेगा स्क्वायर से। नहीं दिल करता, मतलब दिल नहीं करता, मतलब क्वेश्चन की मांग नहीं है, क्वेश्चन की डिमांड नहीं है, तो एम बी स्क्वायर अपॉन आर या एम बी ओमेगा, जहां पे दिल करे आप रिप्लेस कर दें। तो इसको मैं इस वक्त रिप्लेस कर रहा हूं MR ओमेगा स्क्वायर से, और वेट की जगह मैं लिख रहा हूं mg। मास को मैं कैंसिल कर रहा हूं दोनों तरफ से, और ओमेगा स्क्वायर को मैं बराबर कर रहा हूं g अपॉन आर के, और फिर मैं ओमेगा को बराबर कर रहा हूं g डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर के। तो अब आपके पास g की वैल्यू कांस्टेंट है विच इज 9.81, और यहाँ पे रेडियस कितना है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज सर्विंग एज ए रेडियस, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 10 की पावर -2। आंसर बताइएगा ओमेगा का कितना बन रहा है, व्हाट इज द आंसर ऑफ ओमेगा? जी बेटा, ओमेगा कितना आ रहा है? 8.68 आ रहा है ना, ठीक है। तो ओमेगा आ गया 8.68, विच इज राउंडेड ऑफ टू 8.7 रेडियंस पर सेकेंड, और हमें यही शो करना था, 8.7 आ रहा है। बेटा मैं इस क्वेश्चन को रोक रहा हूं थोड़ी देर के लिए, अपने लेक्चर पे वापस जा रहा हूं, थोड़ी देर के लिए रोका है। भाई मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम क्या बताया था, मैंने आपको लास्ट टाइम वर्टिकल सर्किल बताया था इलास्टिक स्ट्रिंग के साथ। जैसे ये वर्टिकल सर्किल है और ये इलास्टिक स्ट्रिंग से बना है, ठीक है। तो अब होगा क्या कि यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट होता है ना, इस जगह पे जब ऑब्जेक्ट होता है, तो इस जगह पे आपका वेट बाहर की तरफ ऐड करता है और टेंशन टुवर्ड्स द सेंटर ऐड करती है, मेरे लास्ट टाइम के लेक्चर की बात है। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आपकी जो इक्वेशन डेवलप होती है ना, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वो होता है T माइनस एम जी बराबर एफ सी के, ठीक है। अच्छा, और जब हम यहां पर आ जाते हैं ना इस जगह पे, तो यहां पर सिर्फ टेंशन ऐड कर रहा है इस तरफ। तो बी पॉइंट पे हमारी जो इक्वेशन डेवलप हुई थी, दैट वाज लकीली T इज इक्वल टू एफ सी। अच्छा, जब हम यहां चले गए थे ना इधर सी पॉइंट पे, तो नीचे की तरफ सेंटर की तरफ एम जी भी ऐड कर रहा था और टेंशन भी ऐड कर रही थी, ठीक है। तो हमारे पास सी पॉइंट पे जो इक्वेशन है वो बन रही थी एम जी प्लस टी इज इक्वल टू एफ सी। अब आप बोलेंगे सर इस पॉइंट पे तो यहाँ पे सी पॉइंट पे कोई टेंशन ही नहीं है, तो आप याद रखिएगा कि यहाँ पे या तो टेंशन होगी या यहाँ पे टेंशन एब्सेंट भी हो सकती है, हो सकता है कि स्ट्रिंग के अंदर कोई एक्सटेंशन ही ना है। अच्छा, अब आ जाए आप इधर, व्हेन यू कम हियर एट पॉइंट डी, तो टेंशन इधर ऐड कर रहा है और वेट आपका, तो इधर आपकी इक्वेशन बनेगी डी पॉइंट पे T इज इक्वल टू एफ सी। बेटा मुझे एक बात बताएं, सबसे हाई टेंशन किस पॉइंट पर आ रही है? सबसे ज्यादा हाई टेंशन किस पॉइंट पर आ रही है, बॉटम मोस्ट पे या टॉप मोस्ट पे? सोचे जरा सोचे, सबसे ज्यादा टेंशन किस पॉइंट पे आ रही है? जी बेटा, क्या कहते हैं आप लोग?
ए पॉइंट पे सबसे ज्यादा टेंशन है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा यहां पे स्ट्रिंग सबसे लॉन्गर होगा। एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट टेंशन इज हाईएस्ट, so length of the string, so length of the string is longest, and definitely देखें लफ्ज देख लें, and definitely there is an एक्सटेंशन, लाजमी होगी, मतलब बॉटम मोस्ट पॉइंट पे एक्सटेंशन लाजमी होगी। और टेंशन इलास्टिक स्ट्रिंग में इक्वेट हो जाती है किससे, के ई से। तो यहाँ पे तो एक्सटेंशन होगी तो टेंशन के ई से वाकई में रिप्लेस होगी, ठीक है। अच्छा, अब हमें ये पता है एट पॉइंट सी स्ट्रिंग हैज मिनिमम खिंचाव है इसमें, स्ट्रिंग हैज मिनिमम भी हो सकती है, और नो टेंशन एट ऑल हो सकता है उसमें टेंशन ही ना हो, नो टेंशन एट ऑल। सो string might not, string might not stretch, or there is negligible extension, ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है हर केस में हो, मतलब कुछ क्वेश्चंस में नहीं भी ऐसा। वो कह रहा है कि यहाँ पे भी थोड़ी एक्सटेंशन आई है, मगर इस केस में जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें कह रहा है नहीं हो रही यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि T इज इक्वल टू के ई है, तो अगर E है ही नहीं यानी एक्सटेंशन हो ही नहीं रही सी पॉइंट पे, तो T इक्वल टू 0 भी हो सकता है। यानी कि इस पॉइंट पे मिनिमम टेंशन 0 भी हो सकती है, यानी कि T में भी 0, मतलब जरूरी नहीं है मगर हो सकता है कभी कभी, अगर स्ट्रिंग अपनी ओरिजिनल लेंथ के ऊपर सस्टेन कर रहा है, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा एक रिवाइंड आपको दिया है इसके बारे में ना। देखिए लाइबा, समझ आ रहा है आपको, महावेश, रबिया, तस्मिया, आप लोगों को समझ आ रही है बात? देखें जरा, मुझे जरा इंडिकेट करें यहाँ पे। ठीक है जी, सही है। तो ये बात हो गई। अच्छा, अब आते हैं हम अपने सवाल पे। तो मेरे सवाल में पहले मुझे टॉप पॉइंट के ऊपर इसने कहा था, मैं अपनी इक्वेशन से पीछे नहीं हट रहा हूं। आप कहेंगे सर आप वहां कुछ और कह रहे थे कि वेट और टेंशन दोनों चीजें ऐड कर रही है। मैं मना कब कर रहा हूं? मैं अभी भी कह रहा हूं कि टॉप पॉइंट जो कि मेरे पास आपके पास जो है वो सी पॉइंट है। मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूं कि सी पॉइंट पे टेंशन प्लस वेट जो है वो एफ सी के बराबर होता है। मगर मैं क्या करूं भाई, यहाँ पे धागे की ओरिजिनल लेंथ भी 13 थी और अभी भी क्वेश्चन ने 13 लिखी हुई है, तो मैं क्वेश्चन से नहीं लड़ सकता। तो मैंने इसको के ई से ही रिप्लेस किया, मैंने कुछ और नहीं किया। मगर ई 0 आ रहा है तो मैं क्या करूं भाई? वो यहाँ पे बोल देता 13.2 है, तो फिर एक्सटेंशन की जगह में 0.2 मीटर, 0.2 इंटू 10⁻²- लिख देता। मगर नहीं है अभी, तो अब क्वेश्चन से कुछ जिरा नहीं कर सकते हम लोग। तो हमने फिर क्या करना है, पूरा फैक्टर 0 हो गया, तो वेट बराबर हो गया एफ सी के। ऐसा हो सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता। बास क्वेश्चन ऐसे भी आए हुए हैं जिसमें वो कह रहा है कि सर्किल के टॉप पॉइंट पे जहां पे टेंशन मिनिमम होती है स्ट्रिंग में, वहां पे एक्सटेंशन है कुछ ना कुछ, थोड़ी बहुत है। बट इस पॉइंट पे क्वेश्चन अगर ये बोलेगा ना, ये जो दूसरा वाला पॉइंट है, अब देखें ये ऑब्जेक्ट घूम के ना क्या हुआ, ऐसे ये देखें सर्किल बना रहा हूं मैं इधर, ये ऑब्जेक्ट जो है ना घूम के अपने बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आ गया। अच्छा, अगर क्वेश्चन अब बोले ना कि एक्सटेंशन नहीं आ रही, तो मैं इसकी बात नहीं मानूंगा, ये फिर बिल्कुल गलत हो जाएगी बात, ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी बॉटम पॉइंट पे एक्सटेंशन मस्ट है, लाजमी स्ट्रिंग खिंचेगा क्योंकि टेंशन बहुत ज्यादा होती है। हाँ, टॉप पॉइंट पे एक्सटेंशन आए या नेग्लिजिबल सी आ जाए, क्वेश्चन इग्नोर कर दे, तो ऐसा हो सकता है।
ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे एल फाइंड करना है। क्या मैं एल को रेडियस बोल दूं तो कोई शक तो नहीं है आपको, कोई मसला तो नहीं है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बिकम्स द रेडियस? यानी कि वो मुझे इस केस में कह रहा है कि आप रेडियस फाइंड आउट करें, रेडियस फाइंड आउट करें यानी कि लेंथ फाइंड आउट करें। तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन क्या बनानी है, बाहर की तरफ वेट ऐड कर रहा है और अंदर की तरफ टेंशन ऐड कर रही है। ठीक है, तो आपने किया क्या, टी माइनस एम जी। अब आप बोलेंगे सर आपको इल्हाम आ रहा है कि आपने टेंशन को बड़ा क्यों माना है, क्योंकि सर्कुलर मोशन हो रही है। क्वेश्चन कह रहा है सर्कुलर मोशन हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि जब सर्कुलर मोशन हो रही है तो रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होगी, यानी टेंशन को बड़ा मानना फर्ज है, लाजमी है मेरे ऊपर। तो इसमें मैं करूंगा टेंशन माइनस वेट इज इक्वल टू एफ सी। अब यहां पे मैं टेंशन को रिप्लेस कर देता हूं के ई से। वेट मुझे पता ही है तो वेट का कोई सीन ही नहीं है, वेट तो हमें डायरेक्टली पता है। और एफ सी को मैं रिप्लेस कर देता हूं एम आर, एम आर नहीं करता, एम एल ओमेगा स्क्वायर कर देता हूं। ये एल क्यों लगाया मैंने, एम आर ओमेगा स्क्वायर क्यों नहीं किया, एम एल ओमेगा स्क्वायर क्यों कर रहा हूं? देखे कोई बात ध्यान में, एम आर ओमेगा स्क्वायर को एम एल ओमेगा स्क्वायर क्यों लिखा है मैंने? कुछ चक्कर है ना इसमें, एम आर ओमेगा स्क्वायर था, मैंने एम एल ओमेगा स्क्वायर लिख दिया क्योंकि रेडियस इज लेंथ। अच्छा, अब के देखें, जब तक मटेरियल हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है ना, जब तक स्ट्रिंग हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है तो के की वैल्यू दुनिया की कोई ताकत चेंज नहीं कर सकती। तो के की जगह तो मुझे रखना है अभी भी 278। अच्छा, एक्सटेंशन की जगह मैं क्या रखूंगा, एक्सटेंशन होता है फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ कितनी है मेरे पास, 13 सेंटीमीटर या 0.13 मीटर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एल, यानी एक्सटेंडेड लेंथ जितनी भी है, मुझे नहीं पता 14 है 15 है जो भी है, माइनस ओरिजिनल लेंथ 0.13। अब आप कहेंगे सर आप मीटर के पीछे क्यों पड़ गए, मीटर में क्यों लिख रहे हैं सारी चीजें, क्योंकि के की वैल्यू न्यूटन पर मीटर में है तो हमें सिंक्रोनाइज रखना है। तो अब मेरा जो एल कैलकुलेट भी होकर आएगा ना, वो भी मीटर में कैलकुलेट होकर आएगा। अच्छा, माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू कितना है हम पहले ही देख चुके हैं कि इसके साथ जो वेट एसोसिएटेड है, कनेक्टेड है, दैट इज 5। तो यहाँ हमने 5 रख दिया। मास हम पहले ही निकाल चुके हैं, मैंने कहा था ना जिस जिस चीज की जरूरत है मैंने आपसे निकलवा ली है। तो आपने मास की जगह रखा 0.51, यहाँ पे एल को एल रखा, और ओमेगा स्क्वायर क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब जो एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पर है ना 8.7, वही उसकी नीचे जाके भी होगी। तो यहाँ पे आपने रखा 8.7 का स्क्वायर। मुझे एल की वैल्यू अगर कोई कैलकुलेट करके दे दे तो मजा आ जाएगा। इक्वेशन सुन ले एक दफा, के की वैल्यू रखी 278 ब्रैकेट एल माइनस 0.13 माइनस 5 इज इक्वल टू 0.51 इंटू एल इंटू 8.7 का स्क्वायर। सॉल्व करके एल की वैल्यू बताएं मीटर में, सॉल्व करके एल की वैल्यू बताएं मीटर में प्लीज। प्लीज थोड़ी सी ऑनरशिप लें सवाल की भाई, सॉल्व करने की कोशिश करें। जी बेटा, एल की वैल्यू आप लोग निकाल के दे रहे हैं मुझे, प्लीज प्लीज ये निकाल के दें भाई, ये आप खुद सॉल्व करें क्योंकि मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा एक अपना अंदाज होगा, आपका अपना अंदाज है। आप इसमें पहले ब्रैकेट के अंदर 278 को मल्टीप्लाई कराएं और फिर एल की टर्म्स को एक तरफ कर लें और फिर कुछ कर लें तो कुछ हो जाएगा इसमें। मुझे एल की वैल्यू आप निकाल के बताएंगे तो मैं आपको बता दूंगा ठीक है या गलत है। 2-3 मिनट लें। 5.16 सेंटीमीटर, नहीं रबिया गलत आ रहा है, एल की वैल्यू 5.76 सेंटीमीटर नहीं आएगी। यू आर गेटिंग 0.1097। नहीं, देखिए 5.16 इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ओरिजिनल लेंथ ही 13 है, तो मुझे तो 13 से ऊपर चाहिए ना, मतलब स्ट्रेचिंग के बाद 13 से बड़ी कोई लेंथ आनी चाहिए। तो आई डोंट थिंक सो कि ये आंसर ठीक है, दोनों गलत लग रहे हैं। आप इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं?
आप इसको ऐसे करेंगे ना, 278L माइनस माइनस 278 इंटू 0.13 माइनस 5 इज इक्वल टू, मुझे 0.51 इंटू 8.7 का स्क्वायर कर रहे हैं, कितना आ रहा है? हाँ हाँ, -5 भी तो है, -5 भी है, बिल्कुल है -5 साथ में। आप निकाल रहे हैं तस्मिया, आप लाइबा, आप लोग भी निकाल रहे हैं, तो जरा लेंथ शेयर करें कितनी आ रही है। 278 इंटू 0.13, पहले तो मैं खुद लिख लेता हूँ इसको, कैलकुलेटर उठा लेता हूँ, तो 0.51 इंटू 8.7 इंटू 8.7, तो बेटा इस तरफ तो आ रहा है 0.51 इंटू 8.7 इंटू 8.7, ये आ रहा है 38.6L। अच्छा, इस तरफ क्या हो रहा है, इस तरफ की कहानी भी बता देता हूँ, इस तरफ हो रहा है 278L माइनस, अच्छा 278 मल्टीप्लाई बाय 0.13, तो ये 278 इंटू 0.13 आ रहा है, 278L तो है ही ना, 278L है माइनस 36.14 -5, तो ये हो जाएगा 278L माइनस 36.14 प्लस 5 किया, तो ये हो गया 41.14, तो 41.14 इज इक्वल्स टू 36.6L। अब ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 278L माइनस 38.6L इज इक्वल्स टू 41.14। तो अब आप इसमें से L अगर फाइंड करेंगे तो L बराबर हो जाएगा 41.14 डिवाइडेड बाय 278 माइनस 38 पॉइंट, क्या कर रहा हूँ मैं, 30, हाँ 38.6, तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 17.2 सेंटीमीटर ना, 17.2 सेंटीमीटर में कह रही है ना आप? जी हाँ, सही है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.172 के करीब, और इसको जब हम सेंटीमीटर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 17.2 सेंटीमीटर। नाउ व्हाई दिस आंसर इज अ करेक्ट वन, why it should be correct, because I am expecting that the length will be more than 17, more than 13 सेंटीमीटर, क्योंकि 13 तो उसकी ओरिजिनल लेंथ है ना, उससे थोड़ी तो बढ़ेगी ना, थोड़ी तो ज्यादा होगी, तो वो ज्यादा होके बन जाएगी लाइक 17.2। देखिए आप लोगों का निकला, लाइबा आपने निकाला आंसर, तस्मिया आपने निकाला। ठीक है जी, 17.2 आ गया, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन कोई हल्का नहीं है, देखें 2 मार्क्स का ये था, 1 मार्क का ये था, फिर हमें ओमेगा निकालना था, तो ओमेगा खुद 2 मार्क्स का था, और फिर ये अगले पार्ट में जिसमें वो आगे आ रहा है, देखें क्या कह रहा है, द कॉर्ड एंड द मास रोटेट। अच्छा, ये लफ्ज कहना बहुत जरूरी था कि ओबे द हुक्स लॉ, इसका मतलब है कि के की वैल्यू सेम आएगी 278, ये इसलिए इसने बोला है, तो ये लेंथ निकालना 4 मार्क्स के लिए था। देखिए 4 मार्क्स के लिए इतना करना तो जस्टिफाइड है, मतलब ठीक है यार, 4 मार्क्स है तो इतनी तो कैलकुलेशन हमें आनी चाहिए उसके लिए। अच्छा, अब ये पूरा देखें, अच्छा खासा लंबा क्वेश्चन बन गया, 4 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 6 हो गए, और 6 और 3 ये 9 मार्क्स का तकरीबन सवाल बन गया, 9-10 मार्क्स का। तो 9-10 मार्क्स का सवाल है, ये सिर्फ सर्कुलर मोशन का प्योर क्वेश्चन है, तो आई थिंक ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, मैं थोड़ा सा बस समअप कर देता हूँ इसको, चीज को। बेटा आप मुझे ये बताएं, मैंने ये ड्राइंग ना गलत बनाई हुई है, इसमें क्या गलती है जो मैंने वर्टिकल सर्किल बनाया है, इसमें कोई गलती की है मैंने?
देखे, ये सर्किल में मैंने कोई गलती की है, कहीं लग रही है आपको? मेरे ख्याल से इसमें बहुत बड़ा ब्लंडर एक हुआ है। एक जगह सवाल आया था पहले सर्कुलर मोशन का, वो ये कह रहा था कि अगर आप इलास्टिक स्ट्रिंग के साथ वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं, इलास्टिक सर्किल के साथ वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं, तो वो आपका सर्किल ही नहीं बनेगा परफेक्ट। क्या बोल रहा हूं मैं कह रहा हूं सर्किल ही नहीं बनेगा। देखें क्यों नहीं बनेगा, उसको सुने जरा। इसलिए नहीं बनेगा वो सर्किल, क्योंकि वो सर्किल बन ही नहीं सकता, क्योंकि उसका नीचे वाला पोर्शन बड़ा होगा, सेंटर के नीचे वाला पोर्शन बड़ा होगा और सेंटर के ऊपर वाला पोर्शन छोटा होगा। देखें, वर्टिकल वर्टिकल सर्किल वर्टिकल सर्किल with an elastic circle with an elastic circle कह रहा हूं, with an elastic string is not actually a perfect circle, is not actually a perfect circle। ये परफेक्ट सर्किल ही नहीं बनेगा। पहली मजे की बात तो यही सुने इसमें, ये परफेक्ट सर्किल ही नहीं बनेगा। तो फिर ये क्या बनेगा, ये कोई इलिप्स टाइप की चपटी सी शेप बनेगी। आप याद रखिएगा, ये जो रेडियस है ना, ये जो रेडियस है, दिस रेडियस इज स्मॉलर, क्योंकि स्ट्रिंग जब टॉप पे होता है तो टेंशन मिनिमम होती है या होती ही नहीं है, तो ये लेंथ कम होती है, और ये वाला जो रेडियस है ये ग्रेटर है, दिस रेडियस इज ग्रेटर, सो इट्स नॉट अ परफेक्ट सर्किल। ये तो एक इलिप्स बनेगा, इलिप्स टाइप की शेप बनेगी चपटी सी, ये कोई परफेक्ट सर्किल ही नहीं बनेगा। और यहाँ पे टेंशन कुछ और है, यानी कि तीनों तरफ से भाई सर्किल तो होता है ना, इसमें हर तरफ से सेंटर से डिस्टेंस एक जैसा आ रहा हो सरकमफेरेंस का। सेंटर इसका इधर है, तो इधर से इधर तक का डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है, तो इधर से इधर तक का डिस्टेंस 14 सेंटीमीटर होगा, जैसे हमारे पास बना है। यहाँ पे ये कितना आ रहा था, 13 था ना, और ये कितना आप लोगों ने खुद निकाला है, 17.4। तो अब आप खुद सोचेंगे ये कैसे हो सकता है। तो इसका मतलब ये कि वर्टिकल सर्किल विद एन इलास्टिक स्ट्रिंग इज नॉट एक्चुअली अ परफेक्ट सर्किल। ये तो परफेक्ट सर्किल ही नहीं बनता, मजे की बात है। तो एक रेडियस आपका बड़ा होता है, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे इसका रेडियस बड़ा हो जाता है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसका रेडियस छोटा हो जाता है। और एक और बात बता दूं कि टेंशन साइनोसॉइडल वे में वेरी करती है। देखें एक और बात समझा दूं इसमें, ये इसका ए पॉइंट है, ठीक है, ये इस सर्किल का बी पॉइंट है, ये इस सर्किल का सी पॉइंट है, और ये इस सर्किल का डी पॉइंट है, ठीक है। तो अगर आप टेंशन इन न्यूटन वर्सेस पोजीशन ग्राफ बनाते हैं आप इसका, तो वो ग्राफ भी बड़ा अलग सा बनेगा ऐसे, वो ग्राफ आपका कुछ अलग सा बनेगा ऐसे। ठीक है जी। तो ये टॉप पॉइंट पे सबसे ज्यादा टेंशन है, बी पे और सी पे सबसे मिनिमम है, और डी पे फिर से वही हो जाएगी, ठीक है। चले जी, ठीक है बेटा, फिर इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज इसको यहीं तक रखते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह और ये फाइल मैं आपसे शेयर कर देता हूँ ग्रुप पे।